प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 काव्यखंड का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तोप। इसके रचनाकार हैं वीरेंद्र डंगवाल। इस पाठ में हम दो मुख्य बिंदु पढ़ रहे हैं। एक तो हम करेंगे विस्तृत व्याख्या, यानी जो कविता दी गई है उसका विश्लेषण, उसको समझेंगे, उसमें कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया है। और दूसरा है प्रश्नोत्तर पर चर्चा। पिछले कई सालों में इस कविता के जो प्रश्न आए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस शब्द सीमा में उनको लिखना होता है और किस प्रकार की भाषा का हमें उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम इसे शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर एक हाई प्रोफाइल नाम का एक चैनल लॉन्च हुआ है जो कि 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर आपको जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही ऑथेंटिक मिलती है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में मिलती है। इस यूट्यूब चैनल की विशेषता ये कि ये आपके अलग अलग विषयों से संबंधित कई सारे वीडियोस लेकर के आया है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको करियर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बिहेवियर काउंसलिंग, साथ ही जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर यानी समसामयिक से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। ये चैनल केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है बल्कि उनके माता पिता के लिए भी है। माता पिता इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेरेंटिंग गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। हमें बच्चे को समस्याओं को किस प्रकार से समझना है, उसके साथ किस प्रकार से बिहेव करना है, उसकी समस्याओं को निदान कैसे करना है, इससे संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल पर दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जरूर इस चैनल को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी कविता जिसका नाम है तोप। लेखक के बारे में हमने बात करी वीरेंद्र डंगवाल। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी भी कविता को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं किस पर करते हैं, हमेशा पाठ प्रवेश पर। पाठ प्रवेश सहायक होता है ये बताने में कि हम इस कविता में, इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत दो तरह की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है? एक वो जो हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में बताती है। बिल्कुल ठीक है, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमारा जो पास्ट था, जो भूतकाल था, जो अतीत था, वो कैसा था। और दूसरी वे जो हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई थी जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को कष्टों को झेलना पड़ा, इसके बारे में जानकारी देती है। हमारा पास्ट हमें सिखाता है कि हमने क्या तो गेन किया, यानी क्या चीज़ हमने प्राप्त की और किन गलतियों के कारण हमने चीज़ों को खो दिया। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। अंग्रेज हमारे देश में आए थे किसके लिए? मसालों का व्यापार करने के लिए, व्यापारी के रूप में। भारत में उनका स्वागत किया गया, बिल्कुल ठीक है, परंतु धीरे धीरे वे हमारे शासक बन गए। ये कंपनी ने क्या किया, ये हमारा शासक बन गई। यानी कि इन्होंने देखा भारत में बहुत अलगाव है, लोग बटे हुए हैं, मित्रता का भाव नहीं है, स्वार्थी हैं। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, हमारा लाभ उठाया। हम लोगों में फूट डालो शासन करो की नीति का उन्होंने क्या किया, फैलाया। इस नीति को उन्होंने फैलाया और इसके माध्यम से हम लोगों को बांट दिया। और जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर व्यापार करने आए थे वो हमारे मालिक बन गए, यानी कि शासक बन गए। आगे देखते हैं। देश को फिर से आजाद कराने का सपना देखने वाले जाबाजों को। अब इस तोप के बारे में बताया जा रहा है कि जिस तोप के बारे में आप पढ़ने वाले हो, जो कि 1857 की तोप है, उस तोप ने क्या किया, उसने बड़े बड़े जाबाजों को मिट्टी में मिला दिया। कई सेनाएं तो ऐसी थी जो इस तोप के बारे में जानकारी प्राप्त करके युद्ध करने से ही मना कर देती थी और संधि कर लेती थी। यानी तोप कितनी जबर थी, कितनी शक्तिशाली थी और कितनी प्रसिद्ध थी, उसके बारे में बात की गई है। आगे बताया गया है, हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका। कौन सी सत्ता को? जो ब्रिटिशर थे उनको हमारे पूर्वजों ने उखाड़ तो फेंका, लेकिन उससे पहले उन्हें कितना बलिदान करना पड़ा, अपने प्राणों को उन्होंने किस प्रकार से आहुत किया, उसके बारे में भी हमें कविता में पढ़ने को मिलता है। और उनके प्राण लेने वाला कौन था? ये तोप थी। इस तोप ने बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, इसने बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त कर दिया था। इसका नाम सुनकर लोग भयभीत होते थे। आगे लिखा है, हमें निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा। अब ये तोप क्या है, शांत हो गई, अब नहीं चलती, लेकिन ये निशानी के रूप में रखी हुई है। ये हमें अपने इतिहास की याद दिलाती है, ये उन घटनाओं की याद दिलाती है जिनका इतिहास में वर्णन होता है, बड़ी बड़ी घटनाओं का वर्णन होता है। आगे देखिएगा, याद रखना हो कि भविष्य में कोई और इस तरह हम पर हुक्म ना जमा पाए। हम याद रखें कि ये तोप जो है जिसने हजारों बलिदानों मांगे, जिसने कई लोगों को शहीद कर दिया, सेनाओं के धज्जियां उड़ा दी, ऐसी तोप का निर्माण दोबारा कोई ईस्ट इंडिया कंपनी ना कर सके, जिससे कि हमारा देश वापस से गुलाम हो जाए और हम हुक्मरानों के अंदर आकर के काम करें, यानी कि हमारे ऊपर कोई हुकूमत करने लग जाए।
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हमारी नहीं आनी चाहिए। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पार्ट की तोप आ रही है, यानी कि वो जो तोप बनी थी उस समय तो बड़ी जबर थी, है ना, उसका नाम चलता था, लोग घबराते थे उसका सामना करने से, लेकिन आज वो तोप उस काम में नहीं आ रही है, बल्कि किस काम में आ रही है, एक म्यूजियम में रखी हुई है, या ये कह दें कि एक कंपनी बाग नामक स्थान पर रखी हुई है, सैलानी आते हैं और उसे देखते हैं। यानी वो तोप जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थी, खूंखार थी, जबर थी, आज के समय में क्या है, बच्चों के खेलने का माध्यम है। लेकिन वो हमें बताती है कि हमारी एक गलती के कारण इस तोप ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे कई लोगों का बलिदान लिया, है ना, कई सेनाओं की धज्जियां उड़ा दी, उन्हें परास्त कर दिया। ऐसी तोप का निर्माण हमें दोबारा नहीं होने देना है, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। पाठ प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, सबको पढ़ना चाहिए। आधी से ज्यादा बात तो हमें इसी के अंदर समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम कविता पर आ रहे हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। जिस तोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो 1857 की और कंपनी बाग नामक स्थान पर रखी हुई है। ठीक है, इसकी होती है बड़ी संभाल, यानी इसकी बड़ी देखरेख होती है। विरासत में मिले, हमें विरासत में मिली हुई है निश्चित रूप से, पहले काम आती थी, आज के समय में ये हमें बताती है कि उस समय ये कैसी थी, विरासत में मिली है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। जिस प्रकार से गवर्नमेंट कंपनी बाग की साफ सफाई देखरेख करती है और साल में 2 बार विशेष रंग रोगन होता है, विशेष देखभाल होती है, उसी प्रकार उसी समय पर वर्ष में केवल 2 बार इस तोप का भी मेंटेनेंस होता है, यानी इसको भी चमकाया जाता है, ठीक किया जाता है। ठीक, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, यानी कि बहुत से टूरिस्ट पर्यटक आते हैं कंपनी बाग में, कंपनी बाग को देखने के लिए। कंपनी बाग बेसिकली वो जगह है जहाँ पर सेना की टुकड़ी रहती है। उन्हें बताती है ये तोप ऐसा लगता है जैसे मुख्य रूप से पर्यटकों को बता रही है क्या, अपने बल के बारे में। और क्या कहती है, वो बता रही है कि मैं बड़ी जबर, यानी कि मैं बहुत ज़बरदस्त थी, यानी बहुत खूंखार थी, लोग डरते थे मेरा नाम सुन करके। जिस कंपनी बाग पर मैं रहती थी वहाँ पर आक्रमण करने का कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि मेरे प्रहार से बड़ी बड़ी सेनाओं को क्षति पहुँच चुकी थी, तो मैं बहुत ज़बरदस्त थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। क्या किया मैंने, अच्छे अच्छे सूरमा जो बड़े शक्तिशाली बलवान थे, जिनके नाम चलते थे, वो जब मेरे सामने आए तो उनकी सेना के भी मैंने धज्जे उड़ा दिए। अपने ज़माने में यानी कि जब मेरा प्रयोग होता था, जब मैं चलती थी, जब अंग्रेज मेरा प्रयोग करते थे, तो मैं क्या करती थी, बड़ी बड़ी सेनाओं के धज्जियाँ उड़ा देती थी। सूरमा घबरा जाते थे मेरे प्रहार को देख करके। अब वो बता रही है कि अब क्या हो रहा है वर्तमान समय में। तो अगला पद देखेगा, अब तो बहरहाल, हालांकि अब तो छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। वो तोप जो बहुत ज़बरदस्त थी, जिससे लोग डरते थे, आज उसकी स्थिति क्या हो गई। आज जब सैलानी उसको देखने के लिए जाते हैं तो उनके बच्चे उस तोप के ऊपर बैठ जाते हैं और घुड़सवारी करते हैं, या तो फिर छोटी छोटी चिड़िया आती हैं और वो इसके ऊपर बैठ जाती हैं या इसके मुख में चली जाती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। कौन, गौरैया, चिड़िया, जो बहुत सामान्य चिड़िया होती है, वो कई बार गपशप करते करते इसके मुख में भी चली जाती है, खासकर गौरैया। आगे देखिएगा, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यानी कि ये जो पद है ये बता रहा है कि वो तोप जो जबरदस्त थी, लोग जिससे घबराते थे, आज सैलानियों के बच्चे आते हैं उस तोप के ऊपर बैठ कर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया आके उसके ऊपर बैठ जाती है, खासकर गोरे यानी कि बहुत सामान्य चिड़िया आ जाती है, उसके ऊपर बैठ के गपशप करती है या फिर उसके मुँह में प्रवेश कर जाती है। तो ये तोप कह रही है कि इससे ये प्रदर्शित होता है कि तोप कितनी भी हो, वे बताती है दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, कोई भी तोप कितनी भी बड़ी हो, एक दिन तो उसका होना ही है मुंह बंद, एक दिन तो उसका प्रभाव समाप्त हो ही जाता है। इन 2 लाइनों का अर्थ कवि ये कहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति संसार में कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन समय जब ऐसा आता है कि उसका जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और समाप्त हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस तोप का हुआ, जो कि अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से तोप को लक्ष्य रखिए, मुख्य विषय बना करके मुख्य रूप से तोप क्या सोच रही है, इस विषय पर वीरेंद्र डांगवल ने बहुत अच्छी रचना की है इस कविता की। ठीक है, बिल्कुल सामान्य सी भाषा है, फिर भी कुछ वर्ड्स इसमें लगते हैं, उनको ध्यान से देखेंगे, शब्दार्थ में से आप इनको लिख सकते हैं। तो जब आप इसको पढ़ें तो अपनी बुक में शब्दार्थ इसके जरूर लिख लें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक छोटा सा रिव्यू, यानी इस कविता का सार हमने पढ़ा क्या अभी तक, हम उसे लिपिबद्ध कैसे करेंगे, हम उसको बांधेंगे कैसे भाषा में। तो यहाँ पर लिखा है, प्रस्तुत पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्वागत किया गया था। हमारा तो स्वभाव रहा है अतिथि देवो भव का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ पर व्यापार करने आई तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया।
परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। उन्होंने क्या किया, सुंदर निर्माण किए, बाग बगीचे बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसी भयंकर तोपों का भी निर्माण किया जो उन्होंने हमारे ही विरुद्ध प्रयोग की। किन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, उसकी बहुत देखभाल की जाती है, साल में 2 बार, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है, क्योंकि इसका प्रयोग कौन करते थे? स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध करते थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आज बहुत सारे व्यक्ति सुबह और शाम कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं और इस तोप का नज़ारा करते हैं, यानी कि इस तोप को देखते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है, यानी मुख्य रूप से तोप बता रही है। कवि की कल्पना है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये तोप अपने मुख्य रूप से, यानी बिल्कुल शांति से बता रही है। क्या? अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी, यानी कि मैं तोप हूँ और मैं अपने ज़माने में बहुत ज़बर, यानी कि ताकतवर थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है, छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जिस तोप से कभी कोई भयभीत होता था नाम सुनकर के, आज बच्चे उसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती है और कई बार तो इसके मुख में भी प्रवेश कर जाती है, स्पेशली खासकर गोए, यानी कि साधारण से साधारण चिड़िया। वह हमें बताना चाहती है, कौन? तोप, कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये संदेश है कविता का कि कभी भी मनुष्य को अपनी ताकत पर, अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। अभी आपका समय है, लोग आपको सलाम कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहेगा। ये संदेश है इस कविता का तोप के माध्यम से। ठीक है, तो वीरेंद्र डंगवाल की बहुत अच्छी रचना है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं उन्हें आप लिख लें ताकि आपको भाषा बनाने में आसानी हो। अब हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में आए हुए इस कविता के प्रश्नोत्तर। तो कौन कौन से आए? पहला क्वेश्चन देखिएगा, तोप कविता का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। इस कविता में कवि कहते हैं, आप कितने भी मजबूत और शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन आपको उत्पीड़कों द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। आपको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने आपसे पहले बलिदान दिया है। यानी कि कवि ने क्या कहने का प्रयत्न किया है कि हम लोगों को कभी भी अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, अपने धन पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अहंकार को पालने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोगों से पहले कई लोग हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर चुके हैं। तो ये जो देश हमें मिला है, ये हमारे शहीदों की अमानत है, हमारे पास विरासत है, हमारे पास, हमें इसे संभाल करके सहेज करके रखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया है, धरोहरों का क्या महत्व है और तोप कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, धरोहरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। धरोहर हमें पास्ट के बारे में बताती है, भूतकाल के बारे में बताती हैं। यह हमारे पूर्वजों की निशानी है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। विरासत में जो कुछ भी हमें मिला है, ठीक है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। तोप कविता में यह कहने का प्रयास किया गया है कि तोप उन गलतियों की याद दिलाती है जिनके कारण हमें गुलामी सहनी पड़ी थी। क्या बताई थी घटना? ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो गई और हावी होकर के क्या किया, उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये तोप उन गलतियों की याद दिलाती है। आगे लिखा है, ये तोप हमें जागरूक बनाती है ताकि हम इतिहास से सबक ले सकें। अब ये कविता तोप के माध्यम से हमें क्या समझा रहे हैं कवि? ये समझा रहे हैं कि जो गलतियां हमने पास्ट में की थी वो गलतियां अब हमें नहीं करनी है। तो तोप के माध्यम से कवि ने क्या समझाया कि हमें गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इस कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है। ये 2 अवसर कौन कौन से होते हैं? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन्हीं 2 उपलक्ष्यों पर कंपनी बाग को सजाया जाता है और तोप को चमकाया जाता है, यानी विशेष रूप से इसको चमकाया जाता है, यानी इसकी देखभाल की जाती है। वैसे तो पूरे वर्ष भर की जाती है, लेकिन इन 2 दिनों विशेष रूप से कंपनी बाग को सजाते भी हैं और सारे मेंटेनेंस को देखते भी हैं। नंबर 4 दिया है, कविता में तोप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कविता में तोप की विशेषताएं, नंबर 1, 1857 की क्रांति में इस्तेमाल की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, उस जमाने में बहुत ताकतवर थी, इतनी ताकतवर थी कि कई लोग तो इसका नाम सुन करके, इसकी शक्ति का वर्णन सुन करके युद्ध को विराम दे देते थे, यानी कि संधि कर लेते थे, युद्ध करने जाते ही नहीं थे। वह अच्छे अच्छे वीरों के चित्रे उड़ा देती थी, यानी कि बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े सेनानी जो आते थे उनके भी धज्जियाँ इस तोप ने उड़ा दी थी। नंबर 3 लिखा, राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर तोप का विशेष रखरखाव किया जाता है। अब क्या हो रहा है, इसका विशेष रखरखाव करते हैं, कब? राष्ट्रीय अवसरों पर। तो हमारी जो कविता है तोप, वीरेंद्र डंगवाल की, एक शानदार कविता है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। इससे हमें अपने इतिहास के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में हमें मालूम पड़ता है, हमने क्या गलतियां करी हैं और हमें अब कौन सी गलतियां भविष्य में नहीं करनी है, जिससे कि हमें संकटों से अपने आप को बचा सकें, उसके बारे में प्रेरणा दी गई है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 5 तो कंप्लीट होता है वीरेंद्र नंगवाल की लेखनी के माध्यम से। और दोनों पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए, विस्तृत व्याख्या भी हमने करी, विश्लेषण इसका किया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले वो आप लिखेंगे और प्रश्नोत्तर पर भी हमने चर्चा की है। इसके प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं हर चैप्टर के अंदर वही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूं जो पिछले कई सालों में आए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी कविता समाप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को मैं समाप्त करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को देना चाहता हूं। यूट्यूब पर हाई प्रोफाइल नाम का एक चैनल लॉन्च हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको 9th और 10th क्लास से संबंधित बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल हैं आप लोगों के लिए। इसके जो कंटेंट बनाए गए हैं बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बनाए गए हैं, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, बिहेवियर काउंसलिंग से रिलेटेड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड के साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ये चैनल केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए यहाँ पर पेरेंट गाइडिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं। बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है जिससे कि वो बच्चों के नेचर बिहेवियर को समझ सकेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको दे सकेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जरूर इस वीडियो को देखें, यूट्यूब पर जाकर के हाई प्रोफाइल को सर्च करें, इसके कंटेंट का लाभ लें। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली कक्षा में नए चैप्टर के साथ।